भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हमारे देश में कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चले, है ना, और संपूर्ण जनता में राष्ट्रीयता की भावना फैल गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, है ना, ब्रिटिश रिटायर अधिकारी आईसीएस अधिकारी थे ए ओ ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम जो कि ब्रिटिश रिटायर आईसीएस अधिकारी थे, उनके द्वारा जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था? अभी हाल ही में, मतलब कि अगर हम बात करें तो 1857 में, यानी 20-30 साल पहले जो है तो 1857 में जो है हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इसके माध्यम से देश की लगभग एक बड़ी आबादी या संपूर्ण जनसंख्या जो है तो एकजुट होकर के और जो है तो अंग्रेजी शासन का विरोध किया और इस विद्रोह को या इस संग्राम को, स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में अंग्रेजों को जो है तो बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है तो ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य इनका ये था कि भारतीयों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए कि इस मंच के माध्यम से जो है तो भारतीय अपनी जो उनके अंदर के जो क्रोध हैं या उनकी जो मांगे हैं, है ना, उसको जो है तो उसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से वो क्या कर सके, व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो इसलिए जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई रिटायर आईसीएस अधिकारी ए ओ ह्यूम द्वारा। और इसका जो है तो और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जैसे ही स्थापना की गई वैसे ही जो है तो हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इसमें 3 शब्द देखने को आपको मिलते हैं। पहला है भारतीय। भारतीय से तात्पर्य है कि जो भारतीय जनता थी, है ना, भारतीय जनता मतलब भारतीय लोग थे, भारत की जो जनता थी वो जो है तो एकजुट नहीं थी या उसमें एक भारतीयता की भावना नहीं थी, क्योंकि जो हमारा पूरा देश है, क्या है, हमारा जो पूरा देश है जो वर्तमान समय में है ना, जो हमारा पूरा वर्तमान समय में भारत देश है, अगर हम एक मोटा देखें तो हमारा ये देश था, ये कई छोटी छोटी रियासतों में जो है तो बटा हुआ था और इनमें एक राष्ट्रीयता की कोई भावना ही नहीं थी। और ये जो है तो क्षेत्रीय स्तर पे इनकी क्षेत्रीयता की भावना थी और अपने क्षेत्रीय हितों की जो है तो ये रक्षा करते थे और उनकी मांग करते थे। और इनमें एक भारत की अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस समय में पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, तो इनमें कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। ठीक है ना, और जो है तो अंग्रेजों द्वारा जो है तो इसी का फ़ायदा उठा करके भारतीयों का लगातार शोषण किया गया। लेकिन जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो उसी के माध्यम से भारत में जो है तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में अगर देखें तो 3 चरणों में हम इसको जो है तो बांट करके पढ़ सकते हैं। अगर हम पहले चरण की बात करें, प्रथम चरण, तो प्रथम चरण को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उदारवादी। क्या कहते हैं? उदारवादी। और इस चरण की शुरुआत होती है 1885 से लेकर के 1905 तक। कब? 1885 से लेकर के 1905 तक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें द्वितीय चरण की, किसकी? द्वितीय चरण जो है तो ये माना जाता है 1905 से लेकर के
1920 तक, ठीक है। और जो हमारा तृतीय चरण है, तो तृतीय चरण जो है, तृतीय चरण, इसको हम कहते हैं गांधीवादी। क्या कहते हैं? गांधीवादी, ठीक है। और इसका प्रारंभ जो है तो वो माना जाता है 1920 से, जब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुए और वो अफ्रीका से जो है तो जब वापस लौटे और वो जो है तो अपनी सक्रियता को भारतीय आंदोलन में बढ़ाए, है ना, तभी से जो है तो गांधीवादी युग का प्रारंभ माना जाता है और यह 1947 तक चला, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं उदारवादी युग, तो उदारवादी युग में जो उदारवादी नेता थे, जैसे इसमें सबसे बड़े उदारवादी नेता माने जाते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है तो इनको भारत का वायोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायोवृद्ध पुरुष, ठीक है। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे अनेक उदारवादी नेता थे और वो जो है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से जो है तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। और इनका मानना था कि जो इंग्लैंड की सरकार है वो सरकार बुरी नहीं है, ठीक है, वो खराब सरकार नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी शासन भारत में वर्तमान समय में है वो खराब है, जो उसकी शासन व्यवस्था भारत में लागू है वो खराब है। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसका तात्पर्य है कि भारत में गरीबी जो है तो अन ब्रिटिश रूल, जो कि जो ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन में जो रूल है वो रूल भारत में नहीं लागू है। भारतीयों के लिए अंग्रेजों द्वारा अलग रूल बनाया गया है और उसके माध्यम से भारतीयों को जो है तो शासित किया जा रहा है। अगर वह अंग्रेजों द्वारा जो भारत में कानून लागू किया गया है, अगर वो इंग्लैंड जैसा हो, तो इंग्लैंड जैसा कानून अगर भारत में लागू किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड की जनता खुशहाल है, समृद्ध है। अगर वो कानून भारत में लागू कर दिया जाए समानता के साथ, तो भारत की जनता भी क्या हो जाएगी? खुशहाल हो जाएगी। इसलिए जो है तो उदारवादी आंदोलन के माध्यम से ये जो है तो अपनी मांगों को जो है तो सरकार के पास समक्ष जो है, या जो ब्रिटिश सरकार थी उसके पास जो है तो रखते थे। और जो है तो इसलिए और ये जो है तो संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को करते थे, शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से तो अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखते थे या ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। इसलिए इसी उदारवादी युग को हम आवेदन प्रतिवेदन, है ना, आवेदन प्रतिवेदन का युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये आवेदन और प्रतिवेदन के माध्यम से अपनी मांगों को रखते थे। फिर द्वितीय चरण शुरू होता है द्वितीय चरण जो है शुरू होता है 1905 से 1920 तक। और इस समय जो है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है तो उग्रवादी नेता, जैसे हम बात करें उग्रवादी नेताओं की भूमिका बढ़ती है, इसलिए हम कहते हैं इसको उग्रवादी चरण। क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण, ठीक है, उग्रवादी चरण। और इस उग्रवादी चरण में जो है तो हमारे देश के 3 प्रमुख इस समय के या इस काल के जो है तो 3 प्रमुख उग्रवादी नेता, लाल, बाल और पाल की सक्रियता जो है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ी। अब यहाँ लाल का तात्पर्य अगर हम बात करें तो यह है लाला लजपत राय, और बाल का तात्पर्य है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का तात्पर्य है बिपिन चंद्र पाल। ये जो है तो अपनी मांगों को जो है तो रखने के लिए जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है तो उग्रवादी आंदोलनों की तरफ मोड़ना चाहते थे। इनका मानना था कि जो उदारवादी चरण है ये जो है तो अंग्रेजों के सामने केवल मांग रखते हैं, ये भीख मांगते हैं, और जो है तो ये अंग्रेज जो है तो इनकी बातों को मानते नहीं हैं, इनको पूरा नहीं करते हैं, इसलिए जो है तो ये उग्रवादी तरीकों को अपनाने की बात करते थे, ठीक है। अब तृतीय चरण जो है तो गांधीवादी युग है। गांधीवादी युग में जो है तो गांधी जी की सक्रियता बढ़ी और इसमें गांधी जी द्वारा जो है तो संपूर्ण जनमानस में जो है तो घूम घूम करके अपनी जो राष्ट्रीय आंदोलन है या अंग्रेजों के जो कार्य हैं, है ना, उनको जनता के सामने रखा गया और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसको फैलाने का प्रयास किया गया और संपूर्ण जनता को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। और इसके लिए गांधी जी जो है तो 3 बड़े आंदोलन करते हैं। पहला आंदोलन इनका होता है 1920 में, है ना। इस 1920 का जो आंदोलन था इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन। फिर इनका दूसरा आंदोलन जो होता है 1930 में होता है। 1930 में जो इनका दूसरा आंदोलन होता है उसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। और जो 1942 में इनका तीसरा आंदोलन जो होता है 1942 में, ये होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके माध्यम से जो है तो अंग्रेजों को जो है तो
अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है तो संपूर्ण भारतीय जनता को, है ना, एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया और अपने जो आंदोलन था उसका राष्ट्रीय स्तर पर जो है तो प्रचारित किया गया और संपूर्ण जनता को एक साथ जोड़ करके अंग्रेजी शासन का विरोध करने का प्रयास किया गया। लेकिन गांधी जी जो है तो गांधी जी शांति के प्रतीक माने जाते हैं। इनके समस्त आंदोलन जो थे शांतिपूर्वक थे, ठीक है ना। जैसे 1920 में जो है तो ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं, फिर वहाँ पे जो चौरा चौरी कांड हो जाता है, जो कि पुलिस कर्मचारियों को, है ना, एक जो है तो चौरा चौरी में एक थाने में बंद करके जिंदा जला दिया जाता है। तो जिससे ये बहुत दुखी होते हैं और ये जो है तो अपने आंदोलन को वहीं पर रोक देते हैं, है ना, असहयोग आंदोलन को। फिर 1900 और इसमें 1920 में असहयोग आंदोलन जो था, इसका असहयोग ये क्या था कि भारत में जो शासन व्यवस्था थी उस समय ब्रिटिश सरकार की थी। अब ब्रिटिश सरकार का क्या करना था कि इनका इस आंदोलन के माध्यम से जनता से यह आह्वान करते थे कि ब्रिटिश सरकार का क्या करें, असहयोग करें, किसी भी बात में उनका सहयोग ना करें और उनकी जो चीज़ें थी उनका बहिष्कार करें, ठीक है ना। और 1930 महीने का था, सबने अवज्ञा आंदोलन की, हाथ जोड़ करके सबने अवज्ञा करके हम जो है तो अंग्रेज़ों से अपनी मांग पूरी करेंगे और मांग रखेंगे और उन मांगों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और 1942 में जब ये लगा कि अब अंग्रेज़ जो है तो भारत को छोड़ करके नहीं जाएंगे या संपूर्ण जनता को एक साथ एक जोड़ करके ये जो है तो एक बहुत बृहद स्तर पर एक आंदोलन चलाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। लेकिन जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये तो एक मोटा इसकी पृष्ठभूमि ये रही। लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ कैसे हमारे देश में आए, फिर वो कैसे हमारे देश में सत्ता अपनी स्थापित किए, ठीक है, और कैसे वो यहाँ पे जो है तो शासन करने की भूमिका में आ गए, ठीक है, फिर कैसे हमारे देश में छोटे छोटे आंदोलन हुए और इन आंदोलनों के माध्यम से कैसे हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, और उसके माध्यम से फिर आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इससे इनकी पृष्ठभूमि समझ में आती है और इस पृष्ठभूमि को हम देखते हैं, मोटा हम देखने का प्रयास करेंगे कि पृष्ठभूमि कैसे बनती है। अब जो है तो 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है इंग्लैंड में, है ना। और महारानी उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वारा जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, है ना, पूर्व के देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया जाता है। एकाधिकार से तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी पूर्वी देशों में व्यापार नहीं करेगी, ना कोई व्यक्ति जो है तो पूर्वी देशों में व्यापार करेगा। केवल जो है तो पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही व्यापार किया जाएगा। और ये नहीं कि दूसरे देश की कंपनी व्यापार नहीं करेंगी, क्योंकि दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में आई थी, पुर्तगाली कंपनियां थी, है ना, फ्रांसीसी कंपनियां थी, डच कंपनियां थी, डेनिश कंपनियां थी, है ना, तो वो व्यापार कर रहे थे। लेकिन इंग्लैंड के लिए जो एकाधिकार शब्द है ये केवल इंग्लैंड के लिए था कि इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी जो है तो भारत में व्यापार नहीं करेगी, ना कोई दूसरा भारतीय व्यक्ति जो है तो व्यापार करेगा। और जो है तो फिर ये 1600 में कंपनी स्थापित होती है और ये आते तो अपना व्यापार करते हैं, है ना। और धीरे धीरे जो है तो ये हमारे देश के जो राजा महाराजा थे उनको जो है तो धीरे धीरे क्या करते हैं, पराजित करना प्रारंभ करते हैं। और ये इनको सबसे बड़ी सफलता मिलती है कहाँ पे जाकर के, 1757 के प्लासी युद्ध में। कहाँ? 1757 के प्लासी युद्ध में। और 1757 के प्लासी युद्ध में जो ये बंगाल के नवाब को हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं, तो इनकी जो है तो बंगाल में जो है तो इनकी सत्ता स्थापित हो जाती है। और ये जो है तो एक कठपुतली शासन का प्रारंभ करते हैं बंगाल में। और ये होते मीर कासिम को हराते हैं, मीर जाफ़र को बैठाते हैं, फिर मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बैठाते हैं, है ना, जिससे ये मीर कासिम मीर जाफ़र दोनों परेशान हो जाते हैं। और ये 1764 में जा कर के बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और जो है तो दिल्ली का जो नवाब था, है ना, मुग़ल शासक था, दिल्ली का जो मुग़ल शासक शाह आलम था, वो जो है तीनों एक साथ होकर के जो है 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं। और बक्सर की लड़ाई में भी जो है तो अंग्रेज़ों द्वारा इनको पराजित कर दिया जाता है, जिससे जो है तो उत्तर भारत की जो दो बड़ी शक्ति, जो समस्त बड़ी शक्तियाँ थी, वो क्या होती हैं, अंग्रेज़ों में पराजित हो जाती हैं। और अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि भारत में कोई मजबूत शासन व्यवस्था नहीं है और हम इनको आसानी से पराजित कर सकते हैं। और इसी समय पे जो है तो 1759 में बेदरा का युद्ध होता है ना। 1759 में बेदरा के युद्ध में ये क्या करते हैं, डच को पराजित कर देते हैं। 1760 में ये जो है तो बांडीवास की लड़ाई लड़ते हैं। कौन सी? बांडीवास की लड़ाई लड़ते हैं। बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं।
और जो भी और 1761 में क्या था, क्या 1761 में जो है 1761 में जो है तो पानीपत की लड़ाई होती है ना, पानीपत की या पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, इसमें जो हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति थी मराठा, उनको पराजय का सामना करना पड़ता है। और जो है तो जिससे जो है तो हमारे देश की समस्त बड़ी शक्तियाँ जो होती हैं, ये होता है पानीपत का तृतीय लड़ाई होती है 1761 में होती है। तो मराठा भी हार जाते हैं, तो जिससे अंग्रेज जो है तो हमारे देश में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं और ये धीरे धीरे अपना जो है तो विस्तार जो है तो बंगाल से बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। और ये जब बंगाल में भी जीत जाते हैं तो प्रारंभ में ये बंगाल में ही अपनी शासन व्यवस्था प्रारंभ करते हैं और बंगाल में कठपुतली शासन व्यवस्था का प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना, तो बंगाल में अब 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। ठीक है, और यहाँ पे जब 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, ये जो है तो अंग्रेज जीत जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे देश में शासन करना प्रारंभ करते हैं और जो है तो ये हमारे देश में शोषणकारी नीतियाँ लागू करते हैं, जिससे हमारे देश के किसान जो हैं, जनजातियाँ जो हैं, जो राजा महाराजा हैं, ये जो है तो इनसे परेशान हो जाते हैं और ये जो है तो धीरे धीरे इनका अंग्रेज़ों का विरोध करना प्रारंभ करते हैं। और इन विरोधों में कई छोटे छोटे विद्रोह हुए, जैसे आप कहते हैं किसान आंदोलन हुए, है ना, जनजाति आंदोलन हुए हैं, जनजाति विद्रोह या किसान विद्रोह, है ना, और इनमें से जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, अनेक विद्रोह हमारे देश में हुए। और जो है तो ये विद्रोह जो है तो 1857 में जो है जा कर के एक बड़ा रूप लेता है। और बड़ा जब 1857 में बड़ा एक विद्रोह होता है तो इस विद्रोह को जो है तो वीर सावरकर कहते हैं कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वीर सावरकर कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से संपूर्ण जो है तो संपूर्ण एक साथ जनता एक साथ इकट्ठा हुई और जो है तो ये क्या करती है कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, और फिर जो है तो ये आगे चल के क्या होता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही जो तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होता है। अब हम जो है तो यहाँ से हम इसकी पृष्ठभूमि समझ चुके हैं कि कैसे हमारे देश में अंग्रेजी शासन व्यवस्था, अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ, कैसे अंग्रेज हमारे देश में शोषणकारी नीतियाँ चलाए, है ना, और कैसे जो है तो ये 1857 की फिर इनका बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ 1857 में, जिसको वीर सावरकर ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ना। ठीक है, और जो है तो फिर ये आगे चल के धीरे धीरे भारतीयों में जो है तो गुस्सा बढ़ता गया।